जैसे कि आपने बताया कि आपको 30 वर्ष हो गए हैं अभी तक इस फील्ड में काम करते हुए, लिवर के पेशेंट्स को देखते हुए। हम कितने प्रतिशत ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट हम ठीक कर सकते हैं? ये बीमारी आने वाली है, हमें सिग्नल भेज रही है, हमें अवेयर कर रही है, तो वो ऐसे कुछ सिग्नल्स क्या होते हैं? इन्हीं सिग्नल्स को हम जब निदान की बात करते हैं जी। तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है डाइट में हमें क्या-क्या जो है ऐड ऑन करें और क्या-क्या छोड़ें? कि आयुर्वेद एक सिद्धांत है, निदानम परिवर्जनम। जी। इसका मतलब है निदान का परिवर्जन करना। आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है लिवर ट्रांसप्लांट? गूगल खुद बताता है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो 52% से लेके 58% तक है। लिवर के पेशेंट के लिए हम क्या-क्या फ्रूट्स इंडिकेट कर सकते हैं? वो पेशेंट सिर्फ लिवर का है, उसको डायबिटीज नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, पपीता जरूर लेना चाहिए। इसमें अमरूद बहुत अच्छा है, इसमें नाशपाती बहुत अच्छी है, इसमें ना बहुत सारी चीजें डॉक्टर अंजू साथ में मिली होती हैं। जी, कुछ ऐसी हर्ब्स जो आयुर्वेद में है ये हर्ब्स बताने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये हर्बल रेमेडीज है। मकोए है, कासनी है, भृंगराज है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो सही आयुर्वेद अपने लिए अपनों के लिए। और जैसे कि आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा आहार विहार जैसे कि बदलती हुई जीवन शैली और खान पान की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों से हमारा समाज जूझ रहा है। तो उनमें से जो मुख्य बीमारी है जो आज बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है हमारे लिवर की प्रॉब्लम है। तो इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवीन आर्या, जो डायरेक्टर हैं आयुर्वेदा योगाश्रम के, और पिछले 30 वर्षों के अनुभव से वो हमारे साथ कुछ विचार विमर्श करेंगे, कुछ चीज़ें साझी करेंगे जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं लिवर पर डॉक्टर नवीन आर्या से। तो स्वागत है आपका डॉक्टर नवीन आर्या। धन्यवाद जी। तो जी सर, आप हमें कुछ बताएंगे कि लिवर की जो प्रॉब्लम आजकल इतनी ज़्यादा समाज में बढ़ती जा रही है, बच्चों में भी, इवन पहले तो बुजुर्गों में होती थी, अब बच्चों में भी आती जा रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल सही जी डॉक्टर अंजू जी, आपने ये सही बताया क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर का एक फैक्ट्री, एक पूरी एनर्जी का रिजर्वायर, उसका स्टोर हाउस उस तरह से माना जाता है। जी। और लिवर के लिए जो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, जीवन शैली, आहार और विहार, ये दोनों चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि हमारे भोजन के ऊपर नियंत्रण ना होना, हमें ज़्यादा मीठा खाना जो कि डायबिटीज़ का कारण होता है। और लोग समझते हैं डायबिटीज़ का जो रीज़न है या उसकी जगह है सारी वो सिर्फ पेनक्रियाज तक लिमिटेड है। ऐसा नहीं है, वो लिवर से संबंधित है। उसके साथ जब डायबिटीज़ होती है तो हमारे साथ हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हमारा कोई टाइम नहीं है, हमें कब अपना पिज़्ज़ा ले रहे हैं, नूडल्स, मैगी, चिप्स, कुरकुरे, अलग अलग टाइम पे, कभी रात के 2 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे। ये सब जो गलत शैली है आहार की और विहार की, ये हमारे अंदर लिवर से संबंधित रोग पैदा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का हम बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन एक मेन कारण बनता है लिवर की प्रॉब्लम से, चाहे वो फैटी लिवर हो, सिरोसिस ऑफ लिवर हो या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर हो। उसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज का ना रूटीन जो होना, वो भी एक सिडेंटरी हैबिट्स को, जिसे हम कहते हैं कि अकर्मण्यता की ओर बढ़ाता है, वो भी एक लिवर की प्रॉब्लम का कारण बनता है। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, वो भी हमें लिवर में प्रॉब्लम करता है। और उसके साथ साथ जब हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ले लेते हैं, वो भी हमारे लिवर के लिए बहुत डेंजरस हैं। और अंत में तनाव, जो कि हमारे इस जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुका है, वो भी हमारे लिवर की प्रॉब्लम के लिए एक निमंत्रण बताता है हमें। जी, तो सर आप हमें ये बताएंगे कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आने लगती है लिवर की, तो उसके पहले, मतलब एकदम से तो शुरू नहीं होती है, तो कुछ सिग्नल तो बॉडी भेज रही है पहले ही हमें कि ये बीमारी आने वाली है, हमें सिग्नल भेज रही है, हमें अवेयर कर रही है कि उसके साल 2 साल बाद जब तक हम उसको नहीं देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम प्रॉपर फुलफिल डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो ऐसे कुछ सिग्नल्स क्या होते हैं जो जिसे देख के हमें पता चल जाए कि हाँ, अगर हमने इनको ध्यान में नहीं रखा और इसको अगर इसके बारे में नहीं सोचा तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो ऐसे क्या सिग्नल है? ऐसा है, इन्हीं सिग्नल्स को हम जब निदान की बात करते हैं तो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद शुरू से कहता आ रहा है, क्योंकि मैं आगे भी अपने कई और टॉक्स में बोल चुका हूँ, आयुर्वेद एक भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। और ये पहले से हमें आगाह करती है, हमें सूचना देती है कि ये आपके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है, आप अभी से समझ जाओ, नहीं तो फिर दोबारा बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं लिवर के लिए, तो सबसे पहले ही हमें भूख ना लगना, ये एक लॉस ऑफ एपिटाइट जिसे बोलते हैं, एक पहला प्रोमिनेंट फीचर होता है। हमें
ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी भी लगती थी खाने पीने की, उनको हम पूरी तवज्जो से नहीं खा रहे हैं, हम डिले करने की कोशिश करते हैं। जी। और उसके साथ साथ हमारे वॉमिटिंग की फीलिंग, जिसे नोजिया कहते हैं, कै आना या उल्टी का आना, जी। ये भी एक कारण बनता है। ये स्टार्टिंग में जब हम फैटी लिवर तक तो होते हैं, तब तक तो ये सिम्टम डोमिनेट करते हैं। जी। उसके बाद धीरे धीरे ये जॉन्डिस में कन्वर्ट होते हैं। जॉन्डिस में क्या होता है, पीलिया जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं, जी। हमारे शरीर का रंग पीला पड़ना शुरू होता है, आंखों का रंग पीला होना शुरू होता है, हमारे भूख ना लगना, और एक तो होता है नोजिया यानी कि वॉमिटिंग की फीलिंग होना, एक प्रॉपर तरीके से वॉमिटिंग आना, ये सारे भी लक्षण इस लिवर की प्रॉब्लम के साथ जुड़े रहते हैं। उसके साथ वीकनेस एक्सेसिव रहती है, हमें थोड़ा सा भी चलने पे कमजोरी महसूस होती है, सांस फूलता है। जी। और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बारे में आप कुछ देर बाद चर्चा करेंगे, सिरोसिस के लेवल तक, तब इसके सिम्टम और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। जी, आपके कहने का मतलब है कि अगर ये साइन सिम्टम्स आ रहे हैं और उसी लेवल पे हम उसका जो है अपना खान पान बदलने, अपनी जीवन शैली बदलने और प्रॉपर से कुछ हर्ब्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पहले से इस्तेमाल करें, तो हम फुल फ्लेज प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचते, बचा जा सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर हमें जैसे स्टार्टिंग जी। स्टेज में पता लग जाए, तो हम इसके लिए एक बड़े सिंपल से टेस्ट होते हैं। हम LFT कराते हैं, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें सीरम बिलिरुबिन आ जाता है, जी। SGOT है, SGPT है, उसमें सीरम अल्कलाइन फास्फेट आ जाता है। ये सारे जो टेस्ट होते हैं एक LFT की कैटेगरी में आते हैं, और वहीं से हमें पहले नंबर पर ही हमें जो रोग दस्तक ही देने लगता है, हमें पता लग जाता है। जी। और हमारी त्रासदी ये रहती है कि हम अक्सर इन लक्षणों को इग्नोर करते हैं जी। और टेस्ट तक भी नहीं कराते। बिल्कुल। और आपको हैरानी होगी सुनकर कि कई बार पेशेंट आकर ये कहते हैं कि हमने टेस्ट इसलिए नहीं करवाने कि कहीं उसमें निकल ना आए कुछ। जी। जी। तो जी। ये डर और ये वहम हमें अपने निकालने चाहिए, और जब भी आपको ऐसे लक्षण मिले, सबसे पहले अपना LFT जरूर टेस्ट कराइए, जी। किसी भी नज़दीक के डॉक्टर के परामर्श के बाद। और सर, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे कि डाइट में हमें क्या क्या जो है ऐड ऑन करें और क्या क्या छोड़ें, जिसकी वजह से अगर प्री सिग्नल्स हैं तो उससे ये बीमारी आने से बचा जाए? आयुर्वेद, जैसे कि डॉक्टर जी शुरू से बताते आ रहे हैं कि आयुर्वेद एक सिद्धांत है, निदानम परिवर्जनम। जी। इसका मतलब है निदान का परिवर्जन करना। निदान बोलते हैं कॉज को, जी। और परिवर्जन बोलते हैं दूर करने को। बिल्कुल। अगर हम कॉज को ही दूर करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि हम इससे बहुत पहले से बच सकते हैं। जैसे कि खान पान, जैसे आजकल बच्चों का हम देख रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है और टोटल कार्ब्स है, और कार्ब्स भी घर के बने नहीं है, बाहर क्या बन रहा है, किस तरह का ऑयल यूज़ हो रहा है, क्योंकि सबसे घटिया क्वालिटी का, जैसे हम घर में करती हैं कुकिंग, लेडीज़ करती हैं, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, लेकिन बाहर से जो हम फूड ला रहे हैं हमें नहीं पता कि वो ट्रांस फैट है। मतलब जितना मर्जी अच्छा रेस्टोरेंट आप चले जाइए, मतलब उतनी सफाई से हम वो चीज़ें हाइजेनिकली वो घर पर नहीं आती हैं, और एग्जैक्टली। खाकर भी बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और लेटे हुए हैं, डिजिटली ऑल द टाइम रील्स चल रही हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ना खाने पे ध्यान है, ना उनका लाइफस्टाइल है 3 बजे सोना है, सुबह 10 बजे उठना है। तो आई थिंक ये डाइट स्टाइल अगर वो थोड़ा सा ठीक कर लें लाइफस्टाइल, तो काफ़ी चीज़ें यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल जी, जितना हो सके हमें घर के खाने को जी। फोकस करना चाहिए। जी। हमारे तो एक घर में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो कि शादियों पे भी जाना हो तो भी वो घर से खाना खा के जाते थे जी। कि हमें बाजार का खाना ना खाना पड़े, खाना होटल पड़े। का खाना ना खाना पड़े। बिल्कुल। और आयुर्वेद एक ये भी बताता है कि जब घर का खाना होता है, सफाई और स्वच्छता तो होता ही है, लेकिन उसमें जो घर के मेंबर्स के बनाने का प्यार और जो इमोशंस। श्रद्धा और जो भावनाएं होती जी। हैं, वो भी हमें हेल्दी रखने के लिए एक बहुत बड़ा एक कारगर होता है। सिद्ध होती है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो है कि हम हर जगह के ऊपर जंक फूड को डोमिनेट कर रहे हैं। जी। हम खाना खा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, MNC में जॉब कर रहे हैं, कार में बैठे बैठे हम बर्गर ले रहे हैं, साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं। ये एक बहुत ही एक डेंजरस सारा का सारा कम्बिनेशन है। उसके बाद फ्राइड को हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और इंडियन स्ट्रीट फूड्स का खाना जिस तरह के तेल में बनता है, अगर हम एक बार आंखों से देख ले तो पता लगेगा कि किस तरीके की ये गंदगी के साथ हम करते हैं। उसके साथ साथ हम चाहे वो बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दो चीज़ें हमारे एक लाइफस्टाइल में ऐड हो चुकी हैं। जी। इनको ख़त्म करना, मिनिमम करना हमारा एक मेन गोल होना चाहिए, अगर हम वाकई चाहते हैं इन प्रॉब्लम को कि हमारे शरीर में ना आए। और उसके साथ एक चीज़ और डॉक्टर अंजू जो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ,
हमने ना अपने घरों में जहाँ नमक और हल्दी रखी हुई है, वहाँ उनसे भी बड़े डब्बे हमने पेन किलर के रखे हुए हैं। जी। पेन किलर, या जिसे हम इंग्लिश अपनी मेडिकल लैंग्वेज में नेसेट्स बोलते हैं, जी। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये हमने एक हैबिट बना ली है। थोड़ा सा सर दर्द हुआ, दवाई खा लो, थोड़ी सी पीठ दर्द हुई, दवाई खा लो, बाहर से आए हैं, सर्दी गर्मी लगी है, आपको हल्की फीवरिश फीलिंग हो रही है, दवाई खा लो। जी। इमीडिएट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो भी हमें स्टॉप करनी लीवर चाहिए। के नुकसान और कर। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करूँगा, वो है हमारे अंदर से एक हैबिट बननी चाहिए एक्सरसाइज करने की। जी। आपकी चॉइस है, आप उसमें रनिंग करें, जिमिंग करें, योगा करें, कोई गेम खेलें, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, जो भी आपको अच्छा लगता हो। जी। लेकिन जब तक आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, आपने अपनी डेली लाइफस्टाइल में योग और स्पोर्ट्स और इस तरह की और एक्टिविटीज को जरूर चालू रखें। जी, कुछ ऐसी हर्ब्स जो आयुर्वेद में है जिसको आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि इसको स्टार्टिंग में अगर सिग्नल्स आ रहे हैं तो इसको अगर साथ ही साथ ले रहे हैं हम तो ये हेल्दी ऑप्शन हो सकती है, तो वो प्लीज़ सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल जी। जब हम लिवर डिजीजेस की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जी। जिनको स्टार्टिंग स्टेज में ले सकते हैं। जी। लेकिन ये हर्ब्स बताने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये हर्बल रेमेडीज हैं, जी। होम रेमेडीज हैं। अभी आपको स्टार्टिंग स्टेज है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम के एडवांस स्टेज में हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी डॉक्टर के परामर्श के बिना इसको ना करें। जैसे कि सबसे पहले लिवर की हर्ब्स में आता है कालमेघ, बहुत ही इजीली अवेलेबल हर्ब है हमारे इंडिया में। जी। इसको जरूर लेना चाहिए। कितनी मात्रा में और कितने लिए, ये सब हम अपने पॉडकास्ट में भी और लेक्चर्स में बताते रहते हैं कि हमें उसके लिए आपका जेंडर, आपकी एज, आपका वेट, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन ये हर्ब्स कितने अच्छे लेवल पर काम करती हैं। मकोए है, कासनी है, भृंगराज है, गोक्षुर है, पुनर्वा है, ये सारी वो हर्ब्स हैं जो आम तौर पर हमें अपनी डेली लाइफ में ज़रूर लेनी चाहिए। इसका लेने का जो मात्रा है, अगर हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं 2 से लेके 5 ग्राम तक इसकी रिकमेंडेड डोज होती है। जी। लेकिन कभी भी किसी पाउडर को लेना हो तो आप इसकी जो बहुत पुराना पाउडर नहीं होना चाहिए जो कि एक्सपायर हो चुका हो। जी, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो आजकल बहुत कॉमन चीज़ होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है लिवर ट्रांसप्लांट? देखिए, इसके लिए आपको मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं है। गूगल खुद बताता है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो 52% से लेके 58% तक है। जी। और बात सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट की नहीं है, बात उससे जुड़े हुए पैसे की भी है, बात उससे जुड़े हुए एक पूरे सर्जिकल प्रोसीजर की भी है। अगर हम उस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक सही आयुर्वेद के जरिए एक प्रॉपर डायग्नोस करते हुए, मैं लिवर टॉनिक की बात नहीं करता हूं, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूं कि आपको टॉनिक की जरूरत नहीं है, आपने एक मेडिसिन लेनी है। और अगर हम उस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। हाँ, ये जैसे हमारा आयुर्वेद योगाश्रम पिछले लगभग 30 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा है। आप हमसे कनेक्ट करते हैं या किसी और डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं आयुर्वेद में, तो वो आपकी अकॉर्डिंगली, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली, आपकी डिजीज की सिविरिटी यानी कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली गाइड करेगा कि क्या आपको इसमें कितनी देर मेडिसिन लेने से हम लिवर ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें बताता हूँ, लिवर इकलौता एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप में रिजुविनेट कर सकता है। आप सबको पता है, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको पता है कि अगर हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो अगर इतना साइज हार्ट का है तो पूरे का पूरा हार्ट एक डेड बॉडी से उठाकर एक लाइव डिजीज पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन बात जब लिवर की आती है तो पहली बात है कि हमें डेड बॉडी से नहीं लेते हैं, वो लाइव डोनर से लेते हैं। और उसका भी अगर स्टार्टिंग स्टेज हो 15% से स्टार्ट होकर 20, 30, 40% तक लिवर जो है वो डोनेट करते हैं। यानी कि जो बंदा लिवर डोनेट कर रहा है वो भी सरवाइव करता है उसके बाद भी अच्छी तरह से, और जो लिवर रिसीवर है वो भी सरवाइव करता है। तो लिवर ग्रो करता रहता है। अगर 15% लिया कल को वो 50, 60, 70% तक ग्रो कर जाएगा। हाँ, मैं यही बताने वाला था कि जो रिसीवर है उसका भी लिवर अपने आप पे पूरे तरीके से जो है अपना रिवाइव कर जाता है। जी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आयुर्वेद योगाश्रम में अपने आने वाले, चाहे वो वीडियो कॉल से पेशेंट हो, चाहे वो पर्सन फेस टू फेस हो, हम बताते हैं कि अगर आपका लिवर जितने प्रतिशत भी
मैं इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करनी कि लिवर आपका 15% ठीक है या 30 ठीक है या 40, जितने प्रतिशत भी ठीक है। हमारे पहले मॉड्यूल में उस लिवर की ट्रीटमेंट को किया जाता है, यानी कि ठीक लिवर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अगर आपका 25% लिवर ठीक है तो हमारा पहले 3 से 4 महीने तक फोकस उसके ऊपर होगा। जो लिवर ठीक नहीं है वो सेकेंडरी हमारे मॉड्यूल के ऊपर आएगा। पहले मॉड्यूल के ऊपर हमने इसी के ऊपर फोकस करना है कि वो जो ठीक लिवर है उसकी परसेंटेज को बढ़ाया जाए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, उसकी एक स्टेमिना को बढ़ाया जाए, ताकि जो 137 फंक्शन लिवर करता है एक बॉडी में, उनकी हम प्रोटेक्ट कर सके, उनको इंक्रीज कर सके। तो सर लिवर की मेन कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में तो लिवर जबकि प्रॉब्लम शुरुआत होगी फैटी लिवर से होगी, और आपने भी बताया है और हम भी अपने हर जगह बोलते हैं कि उसमें आहार और विहार है। लेकिन यहां तक भी व्यक्ति अगर ना संभले तो उसके लिए फिर वो फाइब्रोसिस ऑफ लिवर की तरफ चला जाता है। आपका हमारा सबका लिवर स्पॉन्जी होता है, ऐसे करके हल्का हल्का वो पूरे तरीके से प्रेस हो जाता है। फाइब्रोसिस की कंडीशन में उसकी जो टोटल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, जो कि एक प्रॉब्लम का कारण बनती है। और यहाँ भी अगर हम नहीं संभलते हैं तो उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर भी डेवलप हो जाता है। उसके बाद भी कई तरह के और इसके टाइप्स होते हैं। कंपनसेटेड सिरोसिस है, डीकंपनसेटेड लिवर डिजीज है। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को भी सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको लिवर प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग स्टेज में ही आप आयुर्वेदिक परामर्श लीजिए। नो डाउट कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम उसमें ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन जितना जल्दी आप स्टार्टिंग स्टेज में एक आयुर्वेदिक सेंटर में आते हैं उतनी जल्दी ट्रीटमेंट इसका और पॉसिबल होता है। तो सर आप बताएंगे कि लिवर सिरोसिस में हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं जो देख के पता चलेगा कि हाँ अब लिवर सिरोसिस है और अब हमें कंसल्ट करना है? बिल्कुल जी, जैसे कि हमने पिछले काफ़ी पॉडकास्ट में भी बोला है कि जो लिवर के स्टार्टिंग स्टेज के सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, उसके बाद वॉमिटिंग की फीलिंग होना, उसके बाद नोजिया की फीलिंग होना, वीकनेस होना। लेकिन जब पेशेंट इनको गौर नहीं करता है और एग्जैक्ट सिरोसिस में डेवलप हो जाता है तो कई तरह के और क्रॉनिक सिम्टम भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उनके अंदर पेट में पानी भरना शुरू होता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में असाइटस बोलते हैं, आयुर्वेद में उसको जलोदर बोलते हैं। उसके साथ हमारे पैरों के पास फीटल एडिमा, यानी कि पैरों के पास लोअर लेग्स में स्वेलिंग का होना, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्नल होता है। और कई सिग्नल्स और हैं जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसे कि मुंह के रास्ते से ब्लड की वॉमिट आना, टॉयलेट के रास्ते से, गुदा मार्ग के रास्ते से भी ब्लड का निकलना। और अगर ये वॉमिटिंग आ रही है आपको ब्लड की, तो मान के चलिए कि आप सिरोसिस के एडवांस स्टेज में हैं। आपको उसी समय अपना पूरे के पूरे टेस्ट कराने चाहिए। और अभी आप पूछ रहे थे कि और टेस्ट के लिए फाइब्रोस्कैन बहुत ज़रूरी है जी। फाइब्रोस्कैन से हमें पता लगता है कि उसका कैप स्कोर क्या है, उसका केपीए स्कोर क्या है। ये दोनों, हालांकि जो पेशेंट्स होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन फाइब्रोस्कैन ज़रूर करना चाहिए ताकि हमें एक लिवर के एग्जैक्ट कंडीशन का पता लग सके कि हम इनको कैसे बचा सकते हैं। सर आपके अकॉर्डिंगली, जैसे कि आपने बताया कि आपको 30 वर्ष हो गए हैं अभी तक इस फील्ड में काम करते हुए, लिवर के पेशेंट्स को देखते हुए, तो आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद जो है, जो हमारी सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, वैज्ञानिक जी वैज्ञानिक भी बिल्कुल, तो इसके द्वारा हम कितने प्रतिशत ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट हम ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा? बिल्कुल जी, वैसे तो हमें मेडिकल ओथ में सिखाया जाता है कि हमें कभी भी गारंटी, वारंटी, क्लेम, इस तरह के वर्ड जो हैं वो नहीं बोलने चाहिए। ये एक मेडिकल लैंग्वेज के लिए और एक मेडिकल फर्टिलिटी के लिए ही गलत बात है जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग स्टेज की बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर की, तो उसमें तो मेरे ख्याल से हमारे पास जो सक्सेस रेट है मोर देन 90% होते हैं जी। उसके बाद फाइब्रोसिस आता है। अब जब हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो उसमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि पेशेंट हमारी बात को कितने प्रतिशत मानने वाला है। अगर पेशेंट ही हमारे से दवाई कितनी भी अमाउंट की ले जाए वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो घर में उसके साथ अपने आहार और विहार का पालन कैसे करता है, रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहा है, डाइट प्लान को, लाइफस्टाइल को। अगर वो सब चीजें फॉलो नहीं कर रहा तो आपका कहने का मतलब है कि उतने प्रतिशत चांसेस उसके वो कम होते जाते हैं अगर वो फॉलो नहीं करता। और अदरवाइज 70 to 80% चांसेस इसमें होते हैं फाइब्रोसिस लेवल पर भी कवर कर लेते हैं। और सिरोसिस लेवल पर भी हम अगर बात करें 60% से लेके
85% तक हमारे पिछले 30 इयर्स में जो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं उनके डेटा हमारे पास आते हैं। और उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं हम लोग एग्जैक्टली, बिना किसी सर्जिकल प्रोसेस के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर आप इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो घर में रहकर अगर स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं या कुछ हैं तो उसमें कुछ योग, कुछ डाइट, कुछ ऐसी शामिल करें जिससे कि वो पेशेंट ठीक हो सके। तो कुछ योग के बारे में बता सकते हैं आप? बिल्कुल जी, योग और प्राणायाम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है लिवर प्रॉब्लम्स में। जी। अगर तो आप फैटी लिवर की कंडीशन में हैं तो उसमें हमें योग और प्राणायाम को, बाकी सारी एक्सरसाइज एक तरफ, योग और प्राणायाम को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए जी। और जब बात करते हैं इसके बाद फाइब्रोसिस और सिरोसिस के लिए, अगर बहुत ज़्यादा जलोदर है, बहुत ज़्यादा असाइटस है, तो उस समय तो मैं अवॉइड करता हूँ आपको योगासन करने के लिए, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम तब भी कर सकते हैं। अगर आपके जलोदर नहीं है, असाइटस नहीं है, तो उसमें भुजंगासन है, उसमें शलभासन है, उसमें पवन मुक्तासन है, उतान पादासन है। ये आसन कुछ ऐसे आसन हैं, बाकी डिटेल हम पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंगली भी बताते हैं, लेकिन ये आसन बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जी। और इसके साथ ही साथ इसमें जो शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। लेकिन कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने समय तक करना है, ये आप हमारी टीम के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ इसको पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें बताएंगे कि इसको, जैसे हम जानते हैं कि 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ होते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो लिवर की व्याधियां हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं और किस दोष की प्रधानता को मानते हैं कि इसके अंदर कौन सा दोष है? ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने पता करी है, पूछी है, क्योंकि हमारे अक्सर मेरे जो भाई हैं, कलीग्स हैं आयुर्वेदिक फील्ड में भी, वो भी दोष को नहीं देखते हैं। नो डाउट कि जितने भी ये हमारे, अगर हम बात करें सिरोसिस की, अगर हम बात करें मेनली लिवर प्रॉब्लम्स की, तो वो एक पित्त प्रधान दोष होता है और उसके साथ नो डाउट वात तो एसोसिएट होती ही है जी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवा वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत, यानी कि पित्त और कफ जो है वायु के साथ चलते हैं, तो इसमें वायु दोष भी इंक्लूडेड होता है जी। और जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें भी इस बात का ध्यान में रखना है कि हमें पित्त को, बढ़े हुए पित्त को बैलेंस जरूर करना है ताकि इस सूत्र के साथ ही हम अपने आप को इसको कन्वर्ट कर सके। तो इसका मतलब इसमें हमें चाय वगैरह जितनी भी कैफीन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कम लेना चाहिए। चाय तो इसमें बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम 1 या 2 बार चाय लेते हैं और अगर वो डिप टी है तो उसको प्रेफर करते हैं ताकि उसमें बार बार चाय को उबाला नहीं जाता है। उसके साथ पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि सॉसेज हैं, चटनी है, कई तरह के तेल की चीज़ें हैं, कई तरह की फ्राइड की चीज़ें हैं, मिर्च है, मसाले हैं जो तेज मसाले, मिर्च है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, देगी मिर्च है, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो सर आप बताएंगे कि लिवर के पेशेंट के लिए हम क्या क्या फ्रूट्स इंडिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, अगर इसमें ना बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर अंजू साथ में मिली होती हैं जी। अगर वो पेशेंट सिर्फ लिवर का है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 6 फ्रूट तो उसको डेली रूटीन में लेने ही चाहिए। हाँ, कभी 1 ले लिया, कभी 2 ले लिया, लेकिन उसकी क्वांटिटी एक लिमिटेड रहे। उसमें सबसे पहले नंबर पर एप्पल आता है और एप्पल में भी मैं प्रेफर करता हूँ गोल्डन एप्पल जो बाहर से हरे रंग का होता है। पपीता ज़रूर लेना चाहिए, इसमें अमरूद बहुत अच्छा है, इसमें नाशपाती बहुत अच्छी है, इसमें ब्लैकबेरीज बहुत अच्छी हैं, अनार बहुत अच्छा है, एवोकेडो बहुत अच्छा है जी। लेकिन अगर आपको इसके साथ पेशेंट को प्रॉब्लम जुड़ी हुई है किडनी की, उसके साथ उसको डायलिसिस हो रहा है या उसके साथ उसको यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो मैं इसमें बाकी सिट्रस फ्रूट को बिल्कुल अवॉइड कर देता हूँ कि वो नहीं लेने। तो हम सिर्फ पहले 4 फ्रूट तक ही सीमित रखते हैं जी। और कुछ ऐसी दालें या डेली की डाइट जो आप इंडिकेट करना चाहेंगे कि लिवर का पेशेंट है तो उसको क्या क्या डाइट में लेना है, वो प्लीज़ गाइड करें। बिल्कुल जी, जब हम दालों की बात करते हैं तो जितनी भी दालें हमारी हैं, क्योंकि वो प्रोटीन का भी सोर्स है, वो ज़रूर लेना चाहिए। मूंग की दाल है, मसर की दाल है, अरहर की दाल है, कुलथ की दाल है और उसके साथ ये सारी काले चने हैं। हाँ, उड़द की दाल और राजमा, ये 2 चीज़ें मैं मना तो नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी अग्नि मंद हुई होती है लिवर के प्रॉब्लम में, मंद अग्नि की वजह से मरीज जो है, रोगी जो है, वो इसको पचा नहीं पाता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं ये 2 दालें
ताकि जैसे जैसे हमारी पाचन शक्ति बढ़े वैसे वैसे इन दालों की तरफ भी बढ़े। जी, तो खिचड़ी के बारे में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि खिचड़ी इज़ लाइक वरदान इसके लिए, तो आप कुछ बताना बिल्कुल चाहेंगे जी, इसके? खिचड़ी इसमें बहुत अच्छी है। एक तो लघु आहार है, जी, उसमें चावल भी है, उसमें मूंग की दाल भी हम डालते हैं और उसके साथ हम जीरा भी जीरे डालते का हैं। तड़का लगा कर ये और सुपाच्य भोजन बन जाता है। एग्जैक्टली तो इसको हमें ज़रूर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। सब्जियां सारी बहुत अच्छी हैं। जी, इसमें हम कुंदरू ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं, घिया की सब्जी ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, सीताफल या पंपकिन जिसे बोलते हैं, जी, सफ़ेद येलो कद्दू जो है वो ले सकते हैं, जी। शिमला मिर्च ले सकते हैं। ये सारी सब्जियां ले सकते हैं। शर्त ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल और घी ना मिर्च हो। मसाले नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही और चर्चा पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऐसे और विषयों पर हमारे जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सही आयुर्वेद अपने लिए अपनों के लिए। धन्यवाद।